ठंड से भरी रात थी और मैं कसरत करना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मुझे उस जिम से अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, अचानक लाइट चली गई। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को टैप किया और उस पर आई नोटिफिकेशन को देखने लगा। उस पर एक चेतावनी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मैंने लंबी सांस ली। हद है, मैंने सोचा था आज मैं बर्फ गिरने की परेशानी से बच पाऊंगा। अब मुझे घर जाना होगा। मैंने अपना जिम बैग उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही बाहर गिर रही बर्फ को देखकर रुक गया। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय खिड़की पर जम रही बर्फ के। गहरी सांसें लेने के बाद मैं वापस कसरत की मशीनों की तरफ मुड़ गया। मुझे लगता है कि जब तक बर्फ गिरना बंद नहीं हो जाती, तुम्हें ही मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं आराम से अपनी जगह लेकर वापस से कसरत शुरू करने ही वाला था कि मुझे अपने पीछे से कुछ आवाज आई। वो सुनने में टैपिंग जैसी लग रही थी और मुझे लगा कि हो सकता है कि बर्फ का कोई छोटा टुकड़ा खिड़की से टकराया हो, लेकिन अब वो आवाज बार बार आ रही थी। इसलिए मैंने उसकी तरफ झांक कर देखने के बारे में सोचा, लेकिन बाहर बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कुछ कदम और आगे बढ़ाए जब तक मेरा चेहरा खिड़की से चिपक ना गया हो, और तब जाकर मैंने उसे देखा। उसका चेहरा ठीक मेरी तरफ ही देख रहा था और मैं डर को अपने रगों में दौड़ते हुए सुन सकता था। वो किस तरह का प्राणी था? उसके चेहरे पर बहुत अंधेरा था, लेकिन उसके लंबे बालों के पीछे 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसके सर पर हर जगह सींग दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर मैं पीछे हट गया। आखिर तुम हो क्या चीज? लेकिन वो प्राणी ना तो हिला और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। वो बस मुझे देखता रहा। जैसे ही मैं पीछे होने लगा, मैं वहां पड़े कुछ वजन पर लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। मेरा सर किसी सख्त चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं बेसब्री से इधर उधर देखने लगा। मैंने उस खिड़की की ओर भी देखा जहां वो जीव था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। अभी भी बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन वैसे सब खाली था। मुझे लगा कि मैंने पूरी बात की कल्पना कर ली है, लेकिन मैंने फिर से टैपिंग का शोर सुना। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जिम के अंदर से आ रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरा डर लौट आया जब मैंने उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। हेलो, क्या यहाँ कोई और भी है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन टैपिंग जारी रही। मैंने महसूस किया कि मेरी रीढ़ से पसीने की एक ठंडी धारा बह रही है और मैं धीरे धीरे शोर के करीब चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो बाथरूम के अंदर से आ रही है, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। बाथरूम के चारों ओर घूमते हुए मैंने पहले कुछ भी नहीं देखा। अचानक मेरा फोन की रोशनी एक बंद स्टॉल के नीचे किसी चीज पर गई। बकरी के 2 पैर। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई और मैं जल्दी से पीछे हट गया। स्टॉल पर टैपिंग जारी रही और तभी मैं वहां से भागा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने अपने गले पर एक ठंडा हड्डीदार हाथ महसूस किया। कोई मुझे अपना जोर लगाकर मोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूर हो जाओ मुझसे, क्या चाहिए तुम्हें? इसने मुझे घुमा दिया और मैं वहां खड़े प्राणी को देख सकता था। उसकी आंखें अभी भी एक भयानक सफेद रोशनी से चमक रही थी। घबराते हुए मैंने लात मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मेरे गले को तब तक पकड़े रखा जब तक कि मैंने खुद को खींचकर भागने में कामयाब नहीं हो गया। मैंने अपना फोन गिरा दिया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं अंधेरे में तब तक भागा जब तक कि मैंने बेंच प्रेस की परिचित आकृति नहीं देखी और फिर अपने आप को उसके पीछे छुपा दिया। मुझे इधर उधर से खटखट की आवाज सुनाई दे रही थी और मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। हालांकि अचानक वहां सन्नाटा छा गया और फिर मैंने जिम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। हेलो, क्या कोई है यहाँ? मैंने बाहर किसी की गाड़ी पार्क हुई देखी है। हेलो, हे प्लीज मेरी मदद करो, यहाँ मेरे साथ कोई है। मैं बेंच प्रेस मशीन के पीछे से घबराते हुए निकले और ऑफिसर की तरफ भागा। आइए सर, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं बस जा ही रहा था और इस मौसम ने सब कुछ बंद कर दिया है। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह मैं फौरन उस ऑफिसर की गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसने चलाना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ मुझसे बात भी करनी शुरू कर दी। तो तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारे होश उड़ गए हैं? मैं नहीं जानता सर, वो शायद किसी कोई आदमी था मेरे ख्याल से, लेकिन वो बहुत अजीब था। मैं यकीन के साथ भी नहीं कह सकता कि वो आदमी था भी या नहीं। सुनने में लगता है कि शायद तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया। काश ऐसा होता, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा सच था। हम कुछ मिनट तक शांति से बैठे रहे। आखिरकार वो ऑफिसर एक बार फिर बोला, खैर वो जो भी था, अब तुम सुरक्षित हो। घर वापस पहुंचने तक तुम आराम करो और इससे पहले कि तुम पहुंचोगे तुम नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है? हाँ, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। और इसलिए मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरी नजर वहां के चारों ओर गिरी बर्फ पर थी।
हालांकि बाहर इतना अंधेरा था कि मैं कार के अंदर की थोड़ी परछाई देखे बिना नहीं रह सका। तभी मैंने उसे देखा था। मेरे बगल में कोई अधिकारी नहीं बैठा था बल्कि चीफ था। इसकी सफेद आंखें सीधी आगे देख रही थी, वो पलक तक नहीं झपका रहा था। मैं चलाया और दरवाजा खोल दिया और बर्फ में कूद गया। दूर हो जाओ मुझसे। जब तक मैंने सड़क पर रोशनी नहीं देखी तब तक मैं अंधेरे बर्फीले तूफान में भागता रहा। मैंने लगातार हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की मिन्नत की। वो बहुत दूर लग रही थी और मुझे ठंड लग रही थी। मेरे पैर सुन्न हो रहे थे, इसलिए जैसे ही गाड़ी धीमी होने लगी मैं बहुत खुश हुआ। मैं बस आशा करता हूं कि इस बार ये वो चीफ ना हो। मैंने पिछली गर्मियों में बहुत वजन बढ़ा लिया था और जिम पर वापस जाने के लिए उत्साह की तलाश कर रही थी। आखिर में नए साल के बाद मैंने स्वस्थ शरीर हासिल करने का संकल्प लिया। मेरे घर के पास के सभी जिम में सुबह का स्लॉट था, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम की तलाश कर रही थी। इसलिए मैंने 3 ब्लॉक दूर इस जिम में दाखिला लिया जो 24 घंटे खुला रहता था। मैंने काम से छुट्टी के बाद देर रात वहां जाने का कार्यक्रम बनाया। मैंने अपनी कार चलाई और रात के करीब 11 बजे वहां पहुंची। रिसेप्शनिस्ट के सोते समय काउंटर पर लार टपक रही थी। मैंने उसे परेशान नहीं किया, बस अपना मेंबरशिप कार्ड पंच किया और अंदर आ गई। मुझे निश्चित रूप से इस समय किसी के होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वहां एक आदमी था। वो कागज से भी पतला था और ट्रेडमिल पर काफी सख्ती से कसरत कर रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। ओके, तो अब मुझे इस लंगूर को झेलना पड़ेगा। उसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे। मैंने कसरत करना शुरू किया, लेकिन मेरी नजर उसी पर थी। वो जितना ज्यादा कसरत करता जा रहा था उससे उतना ही ज्यादा पसीना आ रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपनी जैकेट उतार दी। वो यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना? मैंने बात वहीं खत्म करने के लिए बस अपना सर हिलाया। अब एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उतारने लगा था। पहले उसने अपनी जुराबें उतारी, फिर अपनी पैंट्स, फिर अपनी टी शर्ट, और अब वो सिर्फ अपने सफेद अंडरवेयर में खड़ा था। ओह माय गॉड, क्या ये आदमी पागल है? वो समझ गया था कि मैं उसे इस तरह देखकर इरिटेट हो रही हूँ, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो अपनी हड्डियों के ढांचे जैसी बॉडी को ऐसे शो ऑफ कर रहा था जैसे वो बहुत बढ़िया हो। ठीक है, अब बहुत हुआ, अब टाइम है यहाँ से निकलने का। मैं सीधे वॉशरूम में गई और मैंने अपने रोजाना इस्तेमाल होने वाले कपड़े पहन लिए और जाने लगी। मैंने ये भी तय किया कि मैं इस आदमी के बारे में रिसेप्शनिस्ट को जरूर बताऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो वो आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा रखा था। वो रो रहा था। हे, क्या तुम ठीक हो? मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। किस चीज की पूरी कोशिश करते हो? इस चीज की लड़कियां मुझे पसंद करें। जो लड़की तुमसे पहले आई थी उसने भी मुझे यही कहा कि वो वॉशरूम जा रही है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आई। मैं जानता हूँ कि उसने मुझे चकमा दिया और पीछे के दरवाजे से निकल गई। लड़कियां मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? शायद तुम्हें इतनी कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहते हुए मैंने अपना बैग उठाया कि तभी अचानक लाइट चली गई। ये क्या बकवास? मैंने दरवाजे को लॉक होते हुए भी सुना खतरे की घंटी। हेलो, एक्सक्यूज मी। उस आदमी ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और मैंने उसे दरवाजे के आगे खड़ा पाया। मेरे रास्ते से हटो। तुम यहां से नहीं जा सकती, मैंने इसे बंद कर दिया है। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं डर के मारे ठंडी पड़ गई जब मुझे एहसास हुआ कि इस आदमी ने क्या कर दिया है। अचानक वो जमीन पर बैठ गया और फिर किसी 4 पैर वाले जानवर की तरफ मेरी तरफ भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर भागने लगी। मैंने भी अपने फोन की फ्लैशलाइट जला ली और देखा कि पीछे से बाहर निकलने का एक दरवाजा था। मैंने उस पर जोर लगाया और वो खुल गया। वहां से बेसमेंट की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। मैंने वो सीढ़ियां ले ली। मेरा प्लान सिंपल था, एक सुरक्षित जगह ढूंढकर पुलिस को फोन कर देना। बेसमेंट काफी बड़ा था और उसके आखिर में मुझे पर्पल लाइट्स जलती हुई नजर आ रही थी। तो शुक्र है यहाँ एक कमरा है, शायद वहां कोई हो भी। मैं कमरे के बाहर रुक गई और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वहां 3 आदमी थे जिन्होंने सुअर का मास्क चेहरे पर पहना हुआ था। आसपास पंचिंग बैग लटके हुए थे। उन बैग्स में से लाल रंग का गाढ़ा पानी टपक रहा था जिसकी बदबू बहुत ही खराब थी। अचानक एक पंचिंग बैग हिलने लगा और उसमें से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उनमें से एक आदमी उस पंचिंग बैग को जोर जोर से मारने लगा और वो तभी उठा जब तक आवाज बंद नहीं हुई। ठीक उसी समय मैंने अपने पीछे से पैरों की आवाज आती हुई सुनी और मैं जानती थी कि मैं दोनों तरफ से फंस चुकी हूँ। या तो मैं उस पागल आदमी या फिर इन 3 हथियारों का शिकार हो जाऊंगी और मैं इनमें से किसी को नहीं चुनना चाहती थी। मैं फौरन गत्ते के डब्बों के पीछे जाकर छुप गई और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कोई आवाज ना करूं।
ओ सुंदरी, समय आ गया है कि हम एक डेट पर चलें। उस आदमी को कोई अंदाजा नहीं था कि जिम के नीचे क्या हो रहा था और वो मुझे आवाजें देने लगा। मैंने देखा कि उसकी आवाज सुनते ही उन तीनों हथियारों के सर दरवाजे की तरफ घूमे। लाइट देखते ही वो आदमी कमरे के बाहर रुक गया। अंदर खड़े हथियारों ने उस आदमी को देखा। मैं शायद जिम के किसी गलत हिस्से में आ गया हूँ। क्या तुम लोगों ने खैर छोड़ो। इससे पहले कि वो भाग पाता, सुअर का मांस पहने लोगों ने उसे कमरे के अंदर घसीटना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ मैं दोबारा कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागूंगा, प्लीज। उन आदमी ने उसके मुंह टेप से बंद कर दिया और उसे एक पंचिंग बैग में डाल दिया। मुझे अभी भी लगता था कि मेरे पास वहां से निकलने का मौका था। मैं दबे हुए पांव से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और मैं ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि अलार्म बज गया। डैम इट! जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो हथियारे मेरी तरफ आ रहे थे। मैं अपनी जान बचाकर भागी। जब मैं रिसेप्शन पर पहुंची तो मैं हैरान हो गई। वो रिसेप्शनिस्ट अब वहां एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ी थी। हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, तुमने हद से ज्यादा ही देख लिया है। उन हथियारों ने अपने हाथ में चाकू और मेरे टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक मशीन निकाली। वो मेरा कीमा बनाने से बस कुछ ही दूरी पर खड़े थे। नहीं, रुको, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। तुम एक डील भी कर सकती हो। कैसी डील? अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊंगी। कसम से मैं लेकर आऊंगी। ये सुनने में इतना बुरा नहीं लगता। हमारे डार्क वेब की मीट मार्केट के लिए एक परमानेंट सप्लायर बिल्कुल बुरा नहीं है। उन सब ने मेरी डील स्वीकार की और मुझे जाने दिया। अब 3 साल हो चुके हैं। मैं उसी जिम में वर्कआउट के लिए जाती हूँ। हर हफ्ते मैं किसी न किसी को अपना शिकार बनाती हूँ और उन्हें पानी पीने को देती हूँ। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उन्हें ड्रग्स दिए जा रहे हैं और वो उसे पी लेते हैं। उसके बाद जो भी होता है उसके बारे में आपको अच्छे से पता है। वो लड़कियां गायब हो जाती हैं और जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ मैं सुरक्षित हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ट्रेनिंग एरिया में क्या कर रहे हो? ओ, मुझे माफ करना। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर सभी अपनी अपनी जगह पर आते हैं। यहाँ ऐसा ही है नए लड़के। अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझे? हाँ, मुझे माफ करना। हे, क्या तुम ठीक हो? मुश्किल से। मुझे तो लगा कि इवन तुम्हें मार ही डालेगा। तुम्हें इस सरफरे से सावधान रहना होगा, इससे दूर ही रहो। मेरा नाम क्रीड है, रॉको। हाय गाइस, मेरा नाम एडगर्ड है, लेकिन सभी लोग मुझे रॉको बुलाते हैं। ये जो आपने अभी देखा ये मेरे जिम का पहला दिन था और मानिए या ना मानिए ये मेरा सबसे बुरा दिन नहीं था। क्रीड से मिलने के बाद मैं सीधे जिम के मालिक के पास गया और उसे मैंने सब कुछ बताया। मुझे माफ करना बच्चे, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एवन एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक आदमी है और मुझे डर है कि अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उस जवाब के बाद मैंने उस जिम को छोड़ने का फैसला किया। मैं उस राक्षस के साथ रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैंने अपने घर में अपना खुद का छोटा सा जिम बना लिया और वहीं कसरत करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। मेरा घर तहस नहस हो चुका था, मेरा जिम टूटा हुआ था और उससे भी बढ़कर ये कि घुसपैठ अब तक घर में ही था। तुम होते कौन हो अपना जिम बनाने वाले? मिक्की का जिम खाली पड़ा है और अगर वहां लोग नहीं आए तो वो बंद हो जाएगा। कल से तुम दोबारा जिम आना शुरू करोगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे घर का हुआ है, समझे तुम? हाँ इवन, मुझे माफ करना, मैं वापस आ जाऊंगा। बढ़िया। उस मुठभेड़ के बाद मेरे पास वापस जिम जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं इवन से जितना हो सकता था दूर रहा। उसने मुझे चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। यह आदमी टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब के जैसा था और एक दिन वो विस्फोट हो गया। एक नया लड़का इवन के पसंदीदा मशीन का इस्तेमाल कर रहा था और मेरी तरह वो उसे धमकाने लगा। समस्या यह थी कि मेरे विपरीत नए लड़के ने अपना बचाव करने की कोशिश की। इवन ने उसके चेहरे पर बुरी तरह घूंसा मारा, जैसे कि वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। हर बार के साथ हम उसके चेहरे को और ज्यादा गुस्से में आते हुए देख सकते थे। क्रीड और मैं उन्हें अलग करने के लिए दौड़े और नए आदमी को एक चमत्कार से बचा लिया गया। इवन गुस्से में था, एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था जो अपने रास्ते में हर किसी को मारना चाहता था। सौभाग्य से मिक्की ने पुलिस को बुलाया और वो उसे ले गए। कुछ दिनों बाद पहली बार ऐसा लगा जैसे वो कोई नॉर्मल जिम हो, जब तक कुछ अजीब सा ना होने लगा। क्रीड अजीब बर्ताव कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी मांसपेशियां काफी बढ़ गई, लेकिन उसका मिजाज बदलने लगा। वो कई ज्यादा असहनीय और हिंसक हो गया। वो लगभग इवन जैसा दिखने लगा।
मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन जब उसका पैर मेरे बैग से टकराया तो क्रीड पागल हो गया। वो एक जानवर की तरह मुझ पर झपटा और मुझे दीवार पर पटकने लगा। उसने मुझे बोलने का समय तक नहीं दिया ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। वो टमाटर की तरह लाल था और ऐसा लग रहा था कि वो फटने वाला है। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं क्रीड के वहां से जाने का इंतजार करने लगा ताकि मिकी को बता सकूं कि क्या हुआ था। और मिकी ने मुझे बताया कि शायद वो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे रात में जिम आना पड़ेगा। मैंने अंधेरे होने तक का इंतजार किया और जिम चला गया। मिकी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। जिम में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने बेहतर देखने के लिए अपना सेलफोन की फ्लैशलाइट चालू कर दी। जैसे ही मैंने ऐसे किया, मैंने क्रीड को देखा। आदमी के रूप में एक दानव दीवार से ऐसे चिपका हुआ था मानो वो कोई मकड़ी हो। दीवार के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रीड अपने हाथों की ताकत से ही थमा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो आदमी गुस्से में मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। रोको, मैं खुश हूं कि तुम आ गए। मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो। तुम मुझे उतनी जोर से मारो जितनी जोर से मार सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितना सह सकता हूं। क्रीड, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। मारो मुझे। डर के मारे मैंने उसे जितना जोर से मुझसे हो सकता था उतना जोर से मारा, लेकिन उसका चेहरा 1 इंच भी नहीं हिला। बस इतना ही। कम ऑन, मुझे मारते रहो। मैं उसे बार बार मारता रहा, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर ये चल क्या रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे हाथ लगाने का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। और कुछ सेकंड्स के बाद मेरी ताकत भी खत्म होने लगी। मैं थक चुका था। क्रोध और निराशा में क्रीड मेरे ऊपर कूदा और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे बताओ रोको, क्या मैं एवन से ज्यादा तेज करता हूँ? मुझे यकीन है कि मैं उससे हरा सकता हूँ। क्रीड रुका और उसने अपनी उंगलियां मेरी आंखों में घुसाना शुरू कर दिया। उन पर अधिक से अधिक दबाव डालकर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अचानक हमने गन लोड होने की आवाज सुनी और क्रीड रुक गया। मिकी हमारे करीब आ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हर कदम के साथ मुझे एहसास हुआ कि वो क्रीड पर निशाना नहीं लगा रहा था, वो मुझे निशाना बना रहा था। तो आखिर तुम यहाँ आ ही गए रहो। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे मारूं। क्यों? मुझे जाने दो। चुप रहो। तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा अगर तुम इसी तरह चिल्लाते रहे। देखो, इवान, क्रीड और ये सब लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये एक नई डाइट सप्लीमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें मैं देता हूँ। तो वो तुम हो जो इन्हें पागल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शुक्र है मेरे लिए ये इतने बड़े बन गए हैं। देखो मैं क्या हासिल करने में सफल हुआ हूँ। इससे मेरी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन तुम बहुत सवाल पूछते हो, इसलिए तुम्हें जाना होगा। क्रीड, मार डालो इसे। प्लीज नहीं। क्रीड ने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपना सर मिकी की तरफ घुमाया और उसकी तरफ चलने लगा। क्या? मेरी तरफ मत आओ। नहीं। बिना किसी संकोच के क्रीड ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे उठाने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिकी मर चुका था। क्रीड ने उस बूढ़े आदमी को जमीन पर फेंक दिया, उसकी शॉटगन उठाई और उसे मेरी तरफ तान दिया। क्रीड, प्लीज, हम दोस्त हैं। ऐसा मत करो यार, ये तुम नहीं हो। क्रीड ने मुझे गोली नहीं मारी। वो शॉटगन अपने हाथ में लिए जिम के मिरर के सामने गया और उसने खुद को देखा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे बाहर निकालो। यार चलो यहाँ से चलते हैं। मैं एक राक्षस हूँ। क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? अचानक क्रीड ने उस शॉटगन को अपने मुंह में डाला और उसका ट्रिगर दबा दिया। पुलिस जल्द ही आ गई। जो आदमी अंदर बंद था उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वो कुछ ही हफ्तों में मर गए, ठीक उसी तरह जिस तरह इवान। मैं अभी भी जिम जाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कसरत करता हूँ। मैंने ना कभी ऐसा कुछ भी किया है और ना कभी करूंगा। अगर कोई मुझे कुछ देने की कोशिश करता है तो